पंचायत नहीं होती है। तो कंपनी अपने रिस्क को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो टेक्निकली तुम्हें ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे ही दिखेंगी। सही है जी, ऐसा नहीं है कि इक्विटी में नहीं दिखेंगी, पर हमें अकाउंटिंग दोनों की आनी चाहिए। इधर मुझे आप जरा एग्जांपल्स दें, डेट सिक्योरिटी में क्या मैं किसी कंपनी के बॉन्ड परचेज कर सकता हूं? सर क्या मैं किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज कर सकता हूं? यस सर। और इसके अलावा इसको हम कहते हैं टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, यानी एक टर्म के लिए मैंने उसको फाइनेंसिंग दी है, उसके अगेंस्ट में मुझे सर्टिफिकेट मिला, उसको क्या कहता हूं मैं? टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। ये तो बेसिकली एग्जांपल्स मैंने आपको रिकॉल करवाई हैं, जो मैंने आपको करवाई थी पहली क्लास में। आगे देखिएगा, अब जब आपने इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था, सही जी, बिल्कुल मजे मजे से सीखते हैं इसको। जब आप लोगों ने इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था, तो वहां पे आपको रखने के लिए दो मॉडल अलाउड थे। पहला फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, दूसरा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। वहां पे दो मॉडल अलाउड थे। और फिर जरा रिकॉल कराऊं अगर, तो वहां पे इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में फेयर वैल्यू प्लस, क्योंकि वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट। वेरी गुड। फिर हमने कहा कि भाई जब मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे आया था, तो वहां पे सिर्फ फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज हो रहा था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो रही थी? एक्सपेंस आउट हो रही थी। वो हमने वहां देखा था। फिर हमने वहां पे सारे मंजन सीखे, खरीदते वक्त बेचते वक्त क्या करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कब लेनी है कब नहीं लेनी, ट्रांसफर कितना होना चाहिए, फॉर द ईयर गेन क्या होता है, एजेड क्या होता है। ये सारी चीजें हमने कौन सी सिक्योरिटी में सीखी? इक्विटी। अभी भी हम इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, पर इन्वेस्टर में अभी एक ही चंक क्लियर हुआ है कि अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूं तो क्या अकाउंटिंग होगी, वो सिखा चुका हूं। आज हम सीखेंगे कि किसी कंपनी की डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं तो क्या अकाउंटिंग होगी। वो कहता है बिल्कुल सिंपल जबान में कि भाई आपको डेट सिक्योरिटीज के अंदर तीन तरीके की अकाउंटिंग अलाउड है। कितनी? पहली हो गई, दूसरी हो गई, और तीसरी ही है। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे इसका मतलब पता है और इसका मतलब भी पता है? दूसरी वाली का मतलब है रखूंगा फेयर वैल्यू पे, और चेंजेस कहां से? तीसरे का मतलब ये रखूंगा चेंजेस, पर मैंने दोनों की अकाउंटिंग नहीं सिखाई, बल्कि तीनों की नहीं सिखाई, क्योंकि अब सिक्योरिटी कौन सी है? डेट सिक्योरिटी। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। अच्छा, अब समझना क्या है सर? समझना है कि अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या होता है। आज की पूरी क्लास हो सकता है, ये क्या हुआ भाई, रीस्टार्ट हो गया? ओके जी, 1 मिनट रुकिएगा भाई। अच्छा, आज की पूरी क्लास में ऐसा हो सकता है जानी कि मैं पूरी क्लास सिर्फ ये समझाने पे निकाल दूं कि व्हाट डज इट मीन बाय अमोर्टाइज कॉस्ट। तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। निशा कह रही है सर टीएफसी क्या है? टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। एक टर्म के लिए अगर आपने किसी को फाइनेंस दिया है, उसके अगेंस्ट में कुछ सर्टिफिकेट मिले, तो उसको हम टीएफसी का नाम भी दे सकते हैं, उसको हम डिबेंचर भी कह सकते हैं, उसको हम बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। क्लियर है निशा? ये मैंने इलस्ट्रेशन भी बताई थी ऐसे ही। सही, इधर देखिएगा फोकस के साथ। अच्छा, जब मैंने आईएफआरएस खोला, तो आईएफआरएस मुझे ये बताता है, बहुत सुकून से देखना आ जाएगी, बात बहुत अहम है, अगर रटन लगे इस चीज का। जब मैं आईएफआरएस खोल के देखता हूं, अच्छा असलान अभी कह रहे हैं कि सर डिबेंचर और बॉन्ड में क्या फर्क है? बेटा नाम का फर्क है, नाम का फर्क है। यानी उसको मैं कहूंगा डेट सिक्योरिटी। अब उस भाई देखो ना, आपने पैसे दिए, उसके अगेंस्ट में जो वो डॉक्यूमेंट दे रहा है, उस डॉक्यूमेंट के कितने नाम है? 3। या तो उसको टीएफसी कह लो, या बॉन्ड कह लो, या डिवेंचर कह लो, और भी नाम आ सकते हैं। सही है जी? अब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बात की कहानी है। सही है आयशा, बात की बात है। इधर देखें पहले, इधर। अच्छा, जब अमोर्टाइज कॉस्ट की डेफिनेशन में गया, तो अमोर्टाइज कॉस्ट की डेफिनेशन में वो ये कहता है, इस मॉडल में एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल देता हूं, समझिएगा। भाई मुझे एक बात बताएं, आपने किसी बंदे को 1 मिलियन रुपीज दिए, यानी कंपनी को, उसने आपसे फाइनेंसिंग ऑब्टेन की है, आपने उसको कितने पैसे दिए? 1 मिलियन दिए। अच्छा, जैसे ही आपने उसको 1 मिलियन दिए, आपने बैंक के थ्रू दिए होंगे, बैंक ने अपना कमीशन चार्ज किया होगा, जिसको मैं कहता हूं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वापस सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि भाई अभी मैं इसका मतलब समझाऊं, मैं अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा।
बाखुदा मैं सिर्फ इसका मतलब समझाऊंगा, इसके मतलब के साथ साथ अकाउंटिंग खुद ही आ जाएगी, तो फोकस होकर सुनिएगा मेरी बात। अगेन रिपीट करता हूं, मैं कह रहा हूं आज हम सीख रहे हैं अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब, और साथ साथ इसकी अकाउंटिंग भी सीखेंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब इंग्लिश का उर्दू तर्जुमा करूं तो ये है एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ। समझने की बात, हम यूजुअली जो अकाउंटिंग कर रहे थे आज तक उसमें हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की थी, उसको हमने क्या किया था, कैपिटलाइज किया था। उस कैपिटलाइज कॉस्ट को हमें करना है अमोर्टाइज, यानी सिंपल जबान में कहूं डे 1 पे एक्सपेंस आउट, उसको क्या करना, ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करना। पर क्या मैंने अभी ये सिखाया कि किस तरीके से अमोर्टाइज करना, वो आज सीखेंगे। पर समझा से ये रहा हूं अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब, सिर्फ मैं तुमसे पूछूं अभी क्लैरिटी आएगी, 20 मिनट बाद बिल्कुल ये ना जो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई इसमें शको शुबा नहीं बचेगा। मुझे बताओ अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या है? एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज होगी ओवर द, कैसे होगी अभी सिखाया नहीं है, सिर्फ इसका मतलब समझाया, अभी नंबर्स के साथ प्रूव करूंगा। अमोर्टाइज कॉस्ट समझने के लिए या डेट सिक्योरिटीज को समझने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसके जार्गन्स कौन कौन से हैं। जब भी मैं डेट सिक्योरिटीज में, इवन ही आपको कॉस्टिंग में भी काम आएगा, एमएफए में भी काम आएगा, इधर देखना, जब मैं बात करता हूं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, जिसको मैं कहता हूं, इसको असल जबान में मार्केट के अंदर, कंपनीज के अंदर कहा जाता है, ये है एक्चुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। जरा एक बात समझते हैं, मैं अभी कहानी बना रहा हूं, बिल्कुल से सिर्फ एक समा बना रहा हूं उसका। मैंने कहा मैंने किसी को 1 मिलियन दिए, वो मुझे 10% का सूद देगा इसके ऊपर, वो 10% कितना हो गया, 1 लाख। वापस समझें, मैंने इसको दी 1 मिलियन, ये मुझे इसके ऊपर कितना रिटर्न देगा, 10% का। ये मुझे रिटर्न कितना देगा, 10% का। भाई ये जो 10% का रिटर्न मुझे देने की बात कर रहा है, इसको मैं कहता हूं, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर। कौन है, जो डेट सिक्योरिटी इशू कर रहा है। हम कौन है, जो उसको पैसे दे रहे हैं। भाई ये बिल्कुल ना क्लियर होना चाहिए, सवाल में कंफ्यूजन लेके नहीं जानी एग्जाम में। वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा सामने वाला बंदा जो मुझसे पैसे ले रहा है, उसको मैं इशूअर क्यों कहता हूं, उसको मैं इशूअर इसलिए कहता हूं क्योंकि वो अपनी कौन सी सिक्योरिटी इशू कर रहा है, उसके अगेंस्ट में उसको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इशूअर को जब मैं पैसे दे रहा हूं और वो जो रेट मुझे कोट कर रहा है, उस रेट को मैं क्या कहूंगा। अगर ये कहीं अल्फाज देखो एग्जाम में या प्रैक्टिकल लाइफ में, तो दिस मींस कि ये वो रिटर्न है जो कौन प्रोवाइड करेगा, इशूअर। अच्छा अब एग्जांपल, अब जरा घुमा रहा हूं ना इन चीजों में। सामने वाला मुझे कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें 10% का रिटर्न दूंगा, क्या मेरा रिटर्न 10% से कम हो सकता है, नहीं हो सकता ना। भाई सामने वाला कितना कह रहा है, तो मेरा रिटर्न भी कितना, यही सिखाना है, फर्क है। क्योंकि आपने इस 10% को कमाने के लिए कुछ कमीशन भी तो दिया होगा। तो मेरे ख्याल से आपका जो रिटर्न है वो 10% नहीं, 10% से अगर, तो आपने क्या पे किया है, उस कमीशन को मैं कहता हूं एडिशनल कॉस्ट। क्या कहता हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ। अकाउंटिंग पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पर पहले बात, जब भी मैं अब बिल्कुल समा बनाते हैं, जब भी मैं किसी कंपनी को पैसे दूंगा उधार की मद में, उसके अगेंस्ट में मुझे मिलेगी कौन सी सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी। उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि सामने वाला बंदा मुझे 10% का सूद देगा, इस 10% के रेट को क्या कहूंगा, और अपनी जबान में कहेंगे ये एक्चुअल रिटर्न है या रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर। अच्छा तो क्या हमारे इंटरनल अपने असल इनकम में और सामने वाले के प्रोवाइडेड रिटर्न में फर्क हो सकता है। आप आज के बाद बोलेंगे एडिशनल कॉस्ट का, किसका फर्क होगा, एग्जाम्पल दूं अगर, अभी ये बिल्कुल अभी बातें हैं आगे बहुत सारी, रेट चेंज होंगे, गेम होंगे, मार्केट वाले सब सिखाऊंगा, पर पहले एक सवाल तो बनाओ। अच्छा आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि सामने वाला बंदा जो तुम्हें रिटर्न दे रहा है, क्या वो रिटर्न और तुम्हारी असल कमाई में फर्क हो सकता है, सिर्फ एक वजह होगी, एडिशनल कॉस्ट। अब वो बहुत सारी हो सकती है, एक एक करके सीखेंगे। पहले बताओ इन दोनों में फर्क समझ आया, कि सामने वाला बंदा जो रिटर्न दे रहा है वो 10% है, हमारा रिटर्न इससे कम, आगे जाके ये भी सिखाऊंगा इससे ज्यादा भी हो सकता है।
डिपेंड करता है, आगे जाके बताऊंगा बिल्कुल सुकून से। पहले बताओ यहाँ पे जो अभी हल्की फुल्की बातें की हैं, अकाउंटिंग को साइड में रख के बातें की, ये क्लियर है? पक्का? अच्छा, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कल को जब कंपनीज में जाओगे या पार्टनर तुमसे पूछेगा कि भाई ये कंपनी सिक्योरिटीज पे कितना कमा रही है, तो तुम में से जो बेवकूफ लोग होंगे ना, वो पार्टनर को एग्रीमेंट देख के कहेंगे सर ये जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना ये 10% कमा रही है। पार्टनर तुम्हें वहीं पे झाड़ेगा, बोलेगा ये 10%। आप इनका एक्चुअल रिटर्न देखेंगे आईआरआर निकाल के। क्या निकाल के? आईआरआर का मतलब क्या? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है हमारा असल रिटर्न। अब वो कैसे सारी चीजें होंगी ये देखते हैं। अभी एक बच्चे का सवाल आया कि सर आईआरआर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट होगा ना। देखो ये अभी तुम कॉस्टिंग की तरफ जा रहे हो या एमएफए की तरफ, वहां से मैं लिंक करवा दूंगा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर उसको खुलासा आज कर रहा हूँ। तुमने वहां पे जो सीखा है ना मिनिमम रेट, उसको आज यहाँ कन्वर्ट करते हैं। पहले बताओ कूपन और आईआरआर में फर्क समझ आया? वेरी गुड, आगे सुनिएगा। फिर मैंने कहा जब आईआरआर होगा वो कैरिंग अमाउंट पे अप्लाई होगा, कूपन होगा ये क्यों होगा अभी सीख रहे हैं, पर अभी हमने जार्गन सीखे हैं। सही है जी? अच्छा एक दो सवाल और एंटरटेन कर लेते हैं। चलिए जी, बिल्कुल सही है। कुछ कुछ बातें। अच्छा जी, अच्छा हम ना कौन सी ऐसी बात है जो इसमें आपको तकलीफ दे दी है, हम ना पूछें जल्दी से, जल्दी पूछो फिर आगे जाएंगे हम। अभी बता रहा हूँ, एक पहले इनका सवाल। अच्छा जी, सही है कुपन रेट। अच्छा हम ना आई थिंक तुमने अभी ज्वाइन किया वापस से, चलो तुम्हारी लेवल पे आते हैं। और भाई मेरे पास 1 मिलियन है, सही जी, मैं मार्केट में ढूंढ रहा हूँ कि पैसे किसको चाहिए। सामने वाले को पैसे चाहिए तो वो मुझसे फ्री में लेगा या मुझे कुछ रिटर्न देगा? अच्छा भाई लेट्स से मैं गया शोएब के पास, मैंने कहा शोएब यार मुझे पता है कि तुमने एक प्रोजेक्ट लगाना है, तुम्हें पैसे की नीड है। इसने बोला यार मैं शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकता, मेरा ऑथराइज कैपिटल फुल हो चुका है। इसने क्या बोला? शेयर कैपिटल इशू, इसका ऑथराइज कैपिटल। तो मैंने कहा भाई बावले ऑथराइज कैपिटल फुल हो चुका है तो उधार ले ले मुझसे। तो उसने बोला कि उधार के बगैर में आपको कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा मांगूंगा तुम दे नहीं पाओगे। सही है, इधर सुनो। अच्छा तो अब समझो मेरी बात। फिर मैंने कहा इसको भाई तुम एक काम करो, ये 1 मिलियन ले लो, सही है जी, तुम मुझे कागज के पन्ने के ऊपर लिख के दे दो कि तुमने आज मुझसे 1 मिलियन लिया और तुम इसके बदले में मुझे 10% का रिटर्न दोगे। जो ये कह रहा है कि सर मैं आपको 10% का रिटर्न दूंगा, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बस को अंग्रेजी में कूपन रेट कहते हैं ना। बाकी क्या फर्क है हम ना, पहले बताओ ये बात समझ आई? तुम शायद अभी ज्वाइन किया तुमने, जल्दी बताओ कूपन रेट का मतलब समझ आया? जल्दी से बता दो हम ना। यस सर आ गया। मुस्तफा कह रहे हैं कूपन को मिनिमम रेट भी कह सकते हैं। नहीं देखो अपना दिमाग नहीं चलाना ना, जो मैं कह रहा हूँ पहले उस फ्लो में चलो ना, फिर इसमें चीजें ऐड करूंगा ना। इक्विटी सिक्योरिटीज में भी एक एक करके सीखा ना, बिल्कुल सुकून से तामुल से। इधर मैं वापस से पूरा रिपीट कर रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेक्निकली इसलिए कह रहा हूँ। सुने पहले बताओ कूपन रेट सब ईमान लिया है इसके ऊपर? रिटर्न प्रोवाइडेड बाय, सामने वाला जो बोल रहा भाई तेरे को इतना इंटरेस्ट मिलेगा ये कूपन रेट है। अच्छा सुनिएगा मेरी बात, बिल्कुल कहानी कहानी में सिखा रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। मुकीद जरा सबर 1 मिनट बस रुको। अच्छा भाई इसने मुझे कहा सर पैसे दें। मैंने कहा क्या मतलब 1 मिलियन जेब में लेके घूम रहा हूँ क्या? इसने कहा यार सर एक काम करता हूँ बैंक के जरिए दे मुझे। मैंने कहा बैंक के जरिए इतने पैसे ट्रांसफर करूंगा। अच्छा यूजुअली क्या होता है समझना, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। यूजुअली जब इसको पैसे चाहिए होते हैं ना, तो ये अपने बैंक को कहता है कि भाई मेरी इतनी सिक्योरिटीज में इशू करूंगा, आप मुझे अपने लोगों से जो जो इन्वेस्टर्स हैं पैसा कलेक्ट करके दें। जब बैंक मुझसे पैसा कलेक्ट कर रहा होगा तो क्या वो ऐसे ही करेगा या मुझे इसको कमीशन देना होगा? देखो इन्वेस्टमेंट, देखो शेयर्स खरीदते हो तब भी तो कमीशन देते हो ना, तो क्या डेट सिक्योरिटीज खरीदते वक्त कमीशन नहीं दोगे? अच्छा जब मैं डेट सिक्योरिटीज परचेज करने गया तो बैंक ने मुझे कहा कि बाबू 1 मिलियन तो दे रहे हो, इसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी तुम्हें तब दूंगा जब तुम इसके ऊपर 1% का कमीशन दोगे। मैंने कहा इसमें तपने वाली क्या बात है, ले लो 1% का कमीशन। तो क्या मैंने शुएब को पैसे पे करते वक्त 1 मिलियन दिए या 1 मिलियन के ऊपर भी कुछ दिए? उस ऊपर को मैं क्या कह रहा हूं? कमीशन या ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पहले बताओ इतनी बात समझ आई? ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो जल्दी से, साथ साथ इतनी बात समझ आई? ओके अभी आगे अभी बिल्कुल सुकून से समझना आपने। वेरी गुड, आगे सुनिएगा। मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर दी। अच्छा मैं अब
घर आ गया, मेरी बेगम पूछ रही आप 1 मिलियन लेके गए थे, कहाँ गए? मैं बोला इन्वेस्ट करके आया हूँ एकदम, वो भी CSS कर रही है। तो मुझे बोल रही अच्छा मुझे बताएं आपने कितना अर्न किया इसके ऊपर? मैंने कहा देखो 10% लिखा हुआ है। बुद्धि में चमाट आई, बोले ये क्या मतलब 10% यार, आपने कमीशन पे नहीं किया? मैंने कहा अच्छा आप सही कह रही हैं, 10% का मतलब है ये 1 लाख रुपए मुझे देगा। नहीं यही बात समझ, 10% का मतलब है, फिर मेरी बेगम मुझे कह रही है 1 मिलियन पे 10% 1 लाख बनता है। आप सिर्फ इसको इनकम समझ रहे हैं, आपने इस इनकम को कमाने के लिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है उसको तो माइनस करें। तो आपकी इनकम जो है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी इनकम जो है अमाउंट में, प्लीज खुदा के वास्ते इस बात को फोकस होकर सुनना, आपकी इनकम अमाउंट में 1 लाख रुपीस है या 1 लाख रुपीस माइनस कमीशन? 1 लाख रुपीस माइनस कमीशन। अच्छा जब 1 लाख रुपीस माइनस कमीशन है आपकी इनकम, तो अमाउंट में जब कम है, तो हमारी बेगम हमें कह रही है ये परसेंटेज में भी क्या होगी? अब वो परसेंटेज निकालना हमने सीखा है नहीं, पर मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं अभी कि IRR अलग होता है और कूपन क्यों अलग होता है? एडिशनल कॉस्ट की वजह से। पहले बताओ बात समझ आई? यानी कोई आपसे पूछे क्या रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर आपकी कमाई है? एक ही शर्त पे होगी, जब कोई कमीशन नहीं होगा, जब कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होगी। चले आई होप अब आप ये बात समझ गए, अब आप ये बात समझ गए कि रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर हमारी असल कमाई, हमारी असल कमाई IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यानी असल में इंटरनली मैंने कितना कमाया वो रेट। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? यानी IRR मैंने अलग कर दिया, कूपन मैंने अलग कर दिया। सिर्फ IRR और कूपन पे बहस की है मैंने अभी अकाउंटिंग नहीं सिखाई, इवन अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब भी नहीं बताया। अभी आगे समझ आएगा क्योंकि टेक्निकली तुम्हारे लेवल से लेके जा रहा हूं ऊपर। अब एक एक करके सवाल। हम ना कह रही है सर कूपन में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे तो IRR बन जाएगा। बेटा मैंने IRR निकालना सिखाया है, हम ना मेरी बात का जवाब दो, क्या मैंने IRR निकालना सिखाया? नहीं। पर क्या मैंने सिर्फ ये बताया कूपन और IRR में फर्क क्या है? फर्क बताया, फर्क समझ आ गया? कैलकुलेशन अभी सिखाई नहीं है, तो हमें आगे का सोचना भी नहीं है। अच्छा हम आज कह रहे हैं सर कूपन रेट IRR से ज्यादा होगा हमेशा, भाई कम भी हो सकता है, हौले हौले सबर तो करो, मैंने तुम्हें अभी एक एग्जांपल दी है। अच्छा भाई पहले मुझे एक बात बता दो, सिर्फ इतना याद रखना है आगे जाने से पहले तुम्हारे लिए, IRR और कूपन में फर्क होता है। कूपन क्या होता है आखिर बार बताओ मेरी तसल्ली के लिए? इशूअर जो रिटर्न दे रहा है। अच्छा IRR क्या होता है? आप अब सिंपल जबान में बोले आपकी असल कमाई। अब आपकी असल कमाई सामने वाले जो पैसे दे रहे हैं उससे अलग हो सकती है अगर आपने क्या पे किया है? कमीशन पे किया है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे किया है। बात समझ आ गई कि असल रिटर्न और सामने वाला बंदा जो रिटर्न दे रहा है उसके अंदर फर्क है। भाई जल्दी बता तो बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों एक एक बच्चा क्लियर होगा तो आगे जाएंगे। सिर्फ रेट में फर्क सिखाया, अकाउंटिंग में अम्मी की कसम खा रहा हूं नहीं सिखाई है। सही है जी, ओके। तभी मैंने अपने स्टेप्स बना दिए, एक एक करके लेके चलते हैं। चलिए जी, अब आगे एक बात लिखी हुई है, मैं बोल रहा हूँ ना 20 मिनट की कहानी है, 20 मिनट सुकून से इस बात को समझना, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में चिपक जाएगा। इधर फिर मैंने कहा IRR किस पे लगेगा, कूपन किस पे लगेगा? अच्छा अब चीजें शुरू करते हैं यहां से बहुत फोकस के साथ। अच्छा आपको IFRS 9 या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहती है फेस वैल्यू के अंदर अगर मैं प्रीमियम ऐड कर दूं तो बन जाती है फेयर वैल्यू। बहुत सुकून से समझना इस सवाल के अंदर, बिल्कुल ये इलस्ट्रेशन तुम्हारे लिए ताकि इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर सको। आगे कंपनी ने परचेज किए कितने डिबेंचर्स? 5000 डिबेंचर्स। जनवरी 1 2018 में 100 रुपए ईच, जिसकी क्या ही है? अच्छा मैंने कहा कि भाई जल्दी से मैं जरा 5000 को इंटू 100 करूं, पक्की बात है 5 लाख। बहुत सुकून से बात समझिएगा। अच्छा इसमें क्या कहीं इसने ये लिख के दिया कि आपने इसके ऊपर भी कुछ पे किया है? अगर होता तो वो क्या होता? प्रीमियम होता। मैंने यहां पे 0 रख दिया, ये कितना आ गया? 5 लाख रुपए। पहले बताओ ये बात क्लियर है? आगे सुनिएगा। अच्छा भाई 15% मिलेगा मुझे, 15% मिलेगा मुझे। ये 15% क्या है? पक्का?
ये बोल भी रहा है कि आपने जो पैसे दिए हैं उसके ऊपर रिटर्न 15%। तो सर ये कौन सा रेट हो गया? अब भाविका कह रही है सर ये IRR है। कितने लोग कहते हैं ये कूपन है? सिंपल कूपन है, क्योंकि रिटर्न इसके ऊपर कितना मिल रहा है? 15%। आगे सुनिएगा बहुत सुकून से। इधर कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया है? 3 सालों के लिए। बिल्कुल सुकून से समझ लें, तामुल से। रिडीमेबल है यार, बहुत सुकून से समझ लें ये बात, ये बहुत अहम है। इसमें बहुत चीजें ऐड करनी है मैंने यार। तुम्हें अभी पहली एग्जांपल समझा रहा हूं। आज मैं इसको कह रहा हूं भाई 5 मिलियन दे और मुझे वापस भी 5 मिलियन करना, तभी वो कह रहा है रिडीमेबल एट पार। जो तुम्हारे क्वेश्चंस है ना कि ज्यादा मिल सकते हैं पैसे, IRR कम छोटा बड़ा सब हो सकता है, सब हो सकता है। बिल्कुल सुकून से समझना है। अभी क्या मैं कह सकता हूं, इस अब तक अंग्रेजी से मुझे ये समझ आया, मैंने 5 मिलियन दिए हैं जिसके अगेंस्ट में मुझे 5,000 क्या मिले? डिबेंचर मिले। पर मैं इसको क्या कह रहा हूं, 5 लाख रुपए जो मैंने उसको दिए हैं मुझे वापस भी कितने ही चाहिए? तो ये तो सर क्या पैसे दे के ले रहे हो, उस पर क्या मिलेगा? इस पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। कितने % का? बस ये बात याद रखना कि फ्री में तो नहीं देंगे ना पैसे। आगे रिडीम होंगे ये दिसंबर 31, 2020 पे, यानी 18, 19, 3 साल के बाद। 3 साल के लिए खरीदी हमने सिक्योरिटी। आगे देखिएगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है कितनी? अच्छा, अब आपको IFRS 9 ये कह रहा है कि भाई आपने जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है ना, वो आप इसके अंदर कैपिटलाइज करते हैं। ये कितना हो गया? अब आप इसकी इंसान बन के एंट्री बना दें, इन्वेस्टमेंट, डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से भाई? 550 से। कोई तुमसे पूछे कि तुमने ये जो डेट सिक्योरिटीज में यानी डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तुम्हें डिबेंचर्स कितने के पड़े? क्या तुम 5 लाख कहोगे या 550 कहोगे? यानी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर? चलिए जी, बिल्कुल बेसिक। हमने कहा कि सर अब हम अकाउंटिंग करने लगे हैं। मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस होगा, इंटरेस्ट इनकम होगा, कैश और क्लोजिंग। बहुत सुकून से समझिएगा, ये तुम लोगों को समझानी है आज बात। इधर अब जरा नीचे रिक्वायरमेंट को रीड करते हैं। रिक्वायरमेंट में ये कह रहा है कि भाई आप जनरल एंट्रीज बना के दें हर साल की, और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के दें जो अभी सिखाऊंगा, अगर इफेक्टिव रिटर्न 10% का है। ये कौन सा रिटर्न है? अब एक बात बता रहा हूं, तुम लोग बखूबी बता सकते हो मुझे। इधर मैंने कहा मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूं जो कि एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। बहुत सुकून से, मैंने सामने वाले को कितने दिए हैं, वो मुझे कितना रिटर्न देगा, कितने सालों के लिए? कितना आया आंसर? 2.25। मुझे अगर अल्लाह की कसम ये देख के बताओ, क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं 15% 3 साल कमाऊं तो मेरा रिटर्न परसेंटेज वाइज 15% होगा? पर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि इसको कमाने के लिए क्या मैंने 50,000 रुपए इनकम किए? अच्छा, इसको जब इसमें से माइनस करूं तो वो कह रहा है कि आपका रिटर्न जो एक्चुअल रिटर्न है वो 1.75 है अमाउंट वाइज, जबकि परसेंटेज में कितना है? अच्छा, अब एक बच्चा घर पे लेटा हुआ ये सोचा होगा ये परसेंटेज कैसे आई? ये आती है फाइनेंशियल मॉडल से एक्सेल में। ये कैलकुलेटर भी निकल सकता है, बट तुम्हारे कोर्स में स्पेसिफिकली इसकी कैलकुलेशन बाहर है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ फिर भी जब मैं आगे केसेस करवा दूंगा तो IRR निकालना सिखाऊंगा भी। निकलता कैसे IRR, इस पे जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा फाइनेंशियल मॉडल में बोलते हैं इतने पैसे इन्वेस्ट किए, इतनी कॉस्ट इंकर की, इतने इतने पैसे मिलेंगे, तो मुझे बताओ मेरा असल रिटर्न कितना है। तो ये कंप्यूटर ने मुझे बता दिया कि असल रिटर्न कितना है, 10.9140। अच्छा, मैं यहाँ पे ऑलवेज गिवन होगा, हमेशा गिवन होगा। अच्छा, मैं लॉजिक बता रहा हूँ उसकी, क्योंकि लोगों को लॉजिक ही नहीं पता होती ना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 15% कमाना चाहता हूं तो मेरी जेब में कितने आने चाहिए? 2 बच्चे साथ साथ बोलोगे। अगर मैं 15% कमाना चाहता हूं बच्चों, तो मेरी जेब में कितने आने चाहिए? अच्छा, क्या मेरी जेब में 2 25 आ रही है या उससे कम?
अच्छा उससे कम आ रहे हैं तो इंसानी दिमाग लगा के ये भी तो बताऊंगा तो क्या रिटर्न ऑफ परसेंटेज सेम रहेगा या कम हो जाएगा? अच्छा वो असल रिटर्न होगा या रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर होगा? असल रिटर्न होगा। और वो असल रिटर्न को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? IRR या इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो जो वो असल रिटर्न है वो सवाल में कौन सा दिया हुआ है? अब देखो लिंक करता हूं। वो कह रहा है जब मैंने तुम्हें असल रिटर्न बता दिया तो आप इनकम भी जो बुक करेंगे वो असल रिटर्न से करेंगे। कहानी वापस से दोहराता हूं ताकि ग्रिप में आ जाए। वापस सुनो। मैंने कहा सामने वाला बंदा अगर मुझे 2.25 दे और मेरी असल कमाई भी 2.25 हो तो मेरा रेट में परसेंटेज में रिटर्न कितना होगा? 15%। मैं तुमसे कह रहा हूं क्या वाकई में मैं 2.25 अपने घर लेके जाऊंगा या इसको कमाने के लिए एडिशनल खर्चा भी किया है? वो कितना है जी? मैंने माइनस कर दिया। अब मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं, क्या मेरी जेब में इस 3 सालों में जो कमाई होगी वो 2.25 है या उससे कम है? तो आप क्या समझते हैं कि मेरा रिटर्न भी 15% ही है उससे कम है? लॉजिक यही कहती है उससे कम है। दैट मींस कि कंक्लूड हो गया कि माय एक्चुअल रिटर्न इज लोअर देन द रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर। साथ साथ बोलोगे माय एक्चुअल रिटर्न इज लोअर देन द रिटर्न प्रोवाइडेड बाय ड्यू टू एडिशनल कॉस्ट। ड्यू टू वो ये आ गया। और वो IRR आपको सवाल में या कंप्यूटर में बता दिया। मैं निकालना भी सिखाऊंगा, प्रॉमिस किया है मैंने। सही है जी? यहां तक कोई मसला? चलें जी आगे। जब आपको असल रिटर्न पता है तो मैं कसम खा के कहता हूं आपको इनकम कौन से रेट पे बुक करनी चाहिए? IRR पे, जो कि है एक्चुअल रिटर्न, इंटरनल रिटर्न। चलें जी। तभी मैंने यहां पे लिखा है, एक एक करके समझ आएगी। IRR किस पे अप्लाई होता है? कैरिंग अमाउंट पे। क्या मैं कह सकता हूं कि 2018 में ओपनिंग में मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? एक चीज यहां पे करूंगा तुम्हें समझाने के लिए, सही है जी, ताकि लॉजिकल इस बात को समझो। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो इसके अंदर 50,000 है एडिशनल कॉस्ट है? अभी बिल्कुल देखें, अभी मैंने 20 मिनट मांगे ना, 12 मिनट बाकी है, सुकून से समझना है इसको। इसके ऊपर आप इनकम बुक करें 10.9140 से, इसके ऊपर ये रेट चिपकाओ 5.50 पे, ये रेट चिपकाओ 10.9140 27। अच्छा भाई बहुत ही सुकून से एक बात समझना। अच्छा भाई मैं चला गया शुएब के पास, मैंने कहा शुएब दादा तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे 15% का रिटर्न दोगे। कितने परसेंट का? 15% का। तो मैं इसके पास चला गया। अच्छा मैं एक्सपेक्टेशन लगा के गया तुम लोगों को बन के, मतलब तुम्हारी जगह पे आके कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे। मैं एक्सपेक्टेशन लगा के गया कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे। शुएब ने मुझे थमा दिए पैसे 5 लाख इनटू कितने थमा दिए इसने? मैं कह रहा हूं यार शुएब ये क्या बात हुई, मैंने इनकम कम रिकॉर्ड की है, तुम मुझे पैसे ज्यादा दे रहे। वो बोल रहा है भाई जो तूने अपनी इनकम रिकॉर्ड की है वो तेरी अपनी अकाउंटिंग है, तेरी मुझसे जो डीलिंग हुई है उसमें तुझे पैसे कितने मिलेंगे? 75,000। जरा बहुत ही सुकून से एक बात देखिएगा यहाँ पे, अब ये चीज क्लियर होगी। मुझे बताओ मेरे पास पैसे कितने आए? 75,000। मैंने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की। अच्छा अब गेम देखिएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है जल्दी बताओ? 4,973। अच्छा अब बहुत ही सुकून से यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या मैं कह सकता हूं जो मेरी 50,000 रुपए की, बहुत सुकून से, तुम्हें कसम है अल्लाह की बिल्कुल सुकून से देखना है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो 50,000 रुपए की एडिशनल कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है उसको मैंने स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइज नहीं किया, क्योंकि पैसे के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। यार ये बहुत टेक्निकल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा क्योंकि एक्सपोजर ही मेरा फाइनेंशियल सेक्टर का, इसलिए कह रहा हूं सुकून से। तो सुनो मैंने क्या कहा, तुमने डे 1 पे कितने कैपिटलाइज किए थे? 50,000। तुमने एक्सपेंस आउट नहीं किया था। फिर मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न सामने वाले के रिटर्न से कम है ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, साथ साथ ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब तुम्हें इतना पता है
कि तुम्हें इस 50,000 रुपए को एक्सपेंस आउट करना है कितने सालों में, क्योंकि लॉजिक दे रहा हूं। लॉजिक ये है कि ये जो 50,000 रुपए तुमने आज कैपिटलाइज किए, इसका फायदा तुम्हें कितने साल होगा, तो ये एक्सपेंस आउट भी। फिर एक सवाल आएगा तुम्हारे पास से जो मैं अभी से ही इंटरटेन कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन पे क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है और पैसे के साथ होती है टाइम वैल्यू ऑफ, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुम्हारे आईआरआर के अंदर ऑलरेडी शामिल है, तुम्हारे आईआरआर के अंदर ऑलरेडी शामिल है। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं हुआ क्या इसमें, टेक्निकली तुम्हें इनकम कितने की बुक करनी चाहिए, वापस से सुनो, टेक्निकली तुम्हें इनकम कितने की बुक करनी चाहिए, 75,000 की तुमने बुक की है, 60027 की। तुम्हें बताऊं ये जो 75,000 इसका डिफरेंस है, ये टेक्निकली तुमने अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इतना अमोर्टाइज कर दिया, टेक्निकली तुमने अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इतना अमोर्टाइज कर दिया। तो ये समझे हम कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आईएफआरएस 9 है, वो ये कहता है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अलग से एक्सपेंस आउट अपने आईआरआर के अंदर उसको एम्बेड कर लें। आप हर साल इनकम उतनी रिकॉर्ड करें, आप हर साल इनकम उतनी रिकॉर्ड करें जिसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट हुई हुई हो। आप हर साल इनकम उतनी बुक करें जिसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट हुई हुई हो। अच्छा अब मुझे आप एक बात बताएंगे प्लीज, बहुत फोकस के साथ, ओपनिंग 550 प्लस दिस माइनस दिस, क्लोजिंग बताओ जल्दी से, 5350, ये पक्की बात है, सही अमाउंट है 535027। अब देखो मैं इस मॉडल के मतलब पे लेके जा रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं बच्चों ये मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, जल्दी बताओ ये क्या थी। अच्छा इसमें से कितना अमोर्टाइज हुआ, 14973, प्लीज 550 में से ये 14973 माइनस करें जल्दी, ये आ गया। क्या मैं ये कह सकता हूं मेरी टोटल कॉस्ट में से कुछ अमोर्टाइज हुआ है, या साथ फोकस के साथ, मेरी टोटल कॉस्ट में से, साथ साथ बोलोगे मेरी टोटल कॉस्ट में से, और जो अमोर्टाइज होके बच गया उसका नाम है अमोर्टाइज कॉस्ट। वापस समझें, मैंने कहा आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है 5, इसके अंदर कितनी एडिशनल कॉस्ट है, साथ साथ टोटल कॉस्ट कितनी है, एडिशनल कॉस्ट कितनी 50,000, इसमें से कितना अमोर्टाइज हुआ, कितना बच गया, तो जो बच गया वो कुछ अमोर्टाइज होके बचा है ना, तभी इस मॉडल का नाम क्या है अमोर्टाइज कॉस्ट। यानी जो एडिशनल कॉस्ट आपने कैपिटलाइज की थी उसमें से कुछ अमोर्टाइज होगा, जो बच जाएगा उसको क्या नाम दूंगा अमोर्टाइज कॉस्ट का। अब एक और सवाल आता है, आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि अमोर्टाइज कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में जो एडिशनल कॉस्ट है क्या वो स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइज हो रही है या आईआरआर के जरिए, आईआरआर निकाला ही ऐसे गया है फाइनेंशियल मॉडल के तहत जिसके अंदर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलरेडी नेट हो चुकी है। तो जब आप आईआरआर के जरिए इनकम बुक करेंगे इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलरेडी नेट हुई हुई है, आपको वापस से एक्सपेंस बुक करने की कोई नीड नहीं है। पहले बताओ ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया, पक्की बात है, जरा इस चौरंगी को आगे लेके चलते हैं फिर आपको समझ आएगा इधर और भी अच्छे से। मैं आ गया 2019 में बच्चों, 2019 में 535027 आ गया। इसके ऊपर मैं तुमसे पूछ रहा हूं वापस से इनकम 15% की बुक करूं, आईआरआर क्यों भाई, एक्चुअल रिटर्न वो है। अच्छा दो बातें बोलोगे, आईआरआर इसलिए लूंगा क्योंकि पहला तो वो एक्चुअल रिटर्न है, दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस भी उसके अंदर वो रेट यूज करके जब मैं इनकम बुक करूंगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस भी उसके अंदर नेट हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कितना आ गया 58393, ओके जी 58393 आ गया। अच्छा मुझे पैसे कितने मिलेंगे, आपको पता है गेम क्या चल रही है, पैसे मिल रहे हैं ज्यादा, इनकम हो रही है कम, तो जो पैसे ज्यादा मिलना और इनकम का रिकॉर्ड होना दोनों का डिफरेंस एडिशनल कॉस्ट की अमोर्टाइजेशन है, यही तो है। अच्छा जी तो मुझे एक बात बताएं, पहले इसकी एंट्री बनाते हैं। ये हो गया 2000, सर मैंने कहा कैश हो गया डेबिट 70, मैंने कहा भाई इंटरेस्ट इनकम आ गई
583 और इन्वेस्टमेंट हो गई 166। अच्छा आप यूं भी कर सकते हैं कि 535027 में से ये डायरेक्ट माइनस कर दें, तब भी तो आपका क्लोजिंग आ जाएगा ना। या सिंपल यूं करें, इसमें इसको ऐड करें, इसको माइनस करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं ये भी कर सकता हूं कि 535027 को उठाऊं और इसमें से क्या माइनस कर दूं, 16607, तब भी आंसर आ जाएगा। या तो मैं अपनी आसानी के लिए दिस प्लस दिस माइनस दिस, तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? अच्छा उबैद कह रहे हैं सर हम इन्वेस्टमेंट क्यों लिख रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, जो आपके 75,000 और जो इनकम कम बुक हो रही है उस चीज का डिफरेंस है ही क्या, 50,000 की कुछ ना कुछ अमोर्टाइजेशन, और वो इन्वेस्टमेंट के अंदर ही थी ना उबैद भाई। मुझे एक बात बताओ, बच्चे का वैलिड सवाल, इन्वेस्टमेंट क्यों क्रेडिट हो रही है? मैं कह रहा हूं तुमने कैपिटलाइज कहां किया था, तो फिर निकालोगे भी कहां से, इन्वेस्टमेंट से। उबैद पहले बताओ जानी, ये बात क्लियर है जल्दी से? जब कैपिटलाइज मेरी जान मैंने इन्वेस्टमेंट में किया था, तो डी रिकॉग्नाइज भी इन्वेस्टमेंट से ही करूंगा। जल्दी बता दो। अच्छा वेरी गुड। एक हमारी बहन कह रही है पीएनएल में क्यों जाएगा, ये मॉडल फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का, या नॉर्मल मॉडल है? नॉर्मल मॉडल का नाम क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट। तो जो भी चीज आएगी कहां जाएगी, पीएनएल में। सिंपल, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमजा कह रहे हैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बताते हैं, बेटा बनाए नहीं है इधर। अच्छा क्लोजिंग बताओ कितना है, 5420। अच्छा हम आ गए 518420 पे 2020 में। अच्छा वैसे ही ढीठ होके पूछ रहा हूँ, इनकम 15% पे बुक करूं, आईआरआर पे बुक करूं, क्या फर्क है दोनों में? एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न का मतलब ये है कि इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस होना चाहिए वो भी ऑलरेडी ऐड हुआ है उसके अंदर, तो आपको कोई पंचायत करने की नीड नहीं है। दो तरीके हैं ना, इनकम पूरी बुक करो फिर एक्सपेंस के लिए अलग शेड्यूल बनाओ, या डायरेक्टली आईआरआर यूज करके कहानी खत्म। बात क्लियर है? चलिए जी आगे। फिर मुझे बताओ उसके ऊपर इनकम कितनी, 5, यही है 75,000। क्लोजिंग कितना बचा यार सर, ये तो बात समझ आ रही है। रिडीमेबल कितने पे था, बचा भी कितना, मिलेंगे भी कितने, 5 लाख। पहले इसकी एंट्री बनाए फिर इसका गेम समझते हैं। हमने कहा 2020 में कैश मेरे पास आ गया फिर से कितना, इंटरेस्ट इनकम 5658, और सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट 1842। अच्छा प्लीज एक मेरी मोहब्बत में इसको और इसको सम करो, 50,000। यानी ये वही 50,000 रुपए है जो आपने डे 1 पे क्या किया था, कैपिटलाइज किया था, और वो हर साल आईआरआर के जरिए क्या हो रहा है, अमोर्टाइज हो रहा है। और जो साल के आखिर में बच रहा है उसको मैं क्या कह रहा हूँ, अमोर्टाइज कॉस्ट। तभी इस मॉडल का नाम क्या है। यानी अब अगर मैं इसको रीड करूं तो तुम्हें खुदा की कसम है सच बताना, क्या ये वाली बात समझ आती है, एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ। यहां पे एक और चीज लिख दें, अब कंप्लीट हो गया कि सर एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू आईआरआर। ऐसा ही है सर। ओपनिंग में इंटरेस्ट इनकम क्यों ऐड हो रही है बेटा, वो सर मैथ्स है एमन, मैंने अभी बताया। आपसे यूं भी कर सकती हैं कि आप इस 535027 में से सीधी ये अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें, तब भी बात एक ही है। यानी उस ओपनिंग में मैं ये ऐड करूं ये लेस करूं, डिफरेंस तो यही बचेगा ना, इसलिए ऐड हो रही है, उसमें से मैथ्स है वो। एमन ये बात क्लियर है आपको, जल्दी बता दो। अच्छा प्लीज इधर देखें, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कॉपी बाद में करोगे। इसका सम बताओ, 170। अच्छा आपने डे 1 पे आपको पता था कि आपकी इनकम कितनी है, रिकॉर्ड भी कितनी हुई, होनी भी कितनी चाहिए थी। तो आखिरी बात ऐसी मतलब बिला वजह फजूल बेवकूफाना सवाल पूछ रहा हूँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां गई, अमोर्टाइज हो गई।
अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो इनकम रिकॉर्ड हुई है ये नेट ऑफ, वापस से ये जो इनकम रिकॉर्ड हुई है ये नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही रिकॉर्ड हुई है, तभी हमने कौन सा रेट यूज किया था? आया, पहले बताओ पूरी गेम समझ आ गई कि इनकम आपने रिकॉर्ड ही करनी है नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और वो कब हो सकती है? जब कौन सा रेट यूज करो। आया, कहानी खत्म। अमोर्टाइज कॉस्ट समझ आ गया, आईआरआर समझ आ गया, कूपन समझ आ गया। कॉपी करें इसको जल्दी से। अच्छा, अब हमने कह दी आसान है, सही है यार। ऑनलाइन में तो क्लियरली बता दो, सब क्लियर है ना इसमें? एक एक चीज यार, तुम सबको भी पक्का? हाँ भाई बबलू, ये तो आज आया, क्लास की नजर उतर जाएगी आज। सर अगर कोई शेयर एट प्रीमियम इशू, हम कूपन रेट से, शेयर की बात ही नहीं होगी इल्मा, यहाँ पे अल्फाज का उपयोग सही करें। ये डेट सिक्योरिटी है, प्रीमियम का केस मैंने अभी सिखाया नहीं है, प्रीमियम का केस अभी सीखेंगे। भाई स्क्रॉल डाउन करूं? अच्छा शेख उसैद, ये हमेशा आईआरआर का रेट गिवन होगा तुम्हारे कोर्स के अंदर, आईआरआर की कैलकुलेशन नहीं है। फिर भी मस्ती है मुझे, मैं सिखाऊंगा बट बाद में, सही है? आईआरआर हमेशा गिवन होगा, आपको सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए। आईआरआर का मतलब है वो आपकी असल इनकम जो सारी कॉस्ट को एब्जॉर्ब करके बैठी हुई है, तो इनकम सिर्फ उससे रिकॉर्ड कर देना, दैट्स इट। ये गेम है इसमें, सही है? इल्मा मैं बताता हूँ, ये जब प्रीमियम का केस होगा तो आई थिंक ये आप यहां तक कॉपी कर चुके हैं। ये शेड्यूल बड़ा सुंदर बनाइएगा जैसे बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इस पूरे गेम में, इस पूरी इन्वेस्टमेंट में क्या मैं कह सकता हूँ पैसे उतने ही मिलेंगे जितने एग्रीड हुए थे? सिर्फ अकाउंटिंग का फर्क इनकम रिकॉर्ड करने में। बिल्कुल, यही तो है ही। प्रीमियम अभी अभी सीखते हैं, अभी सीखते हैं। मेरे और सर एआरएम के टॉपिक का क्लैश तो नहीं आएगा यार, अभी तक तो नहीं आ रहा। पर आपने, मतलब अगर एक कश्ती में सवार होना है तो फिर तुम जब टांगे यूं रखोगे अजय देवगन की तरह, तो खाली देखियो कश्तियां यूं नहीं हो जाए। अच्छा सर, ऑडिट नहीं, ऑडिट अलग अलग नहीं है, ऑडिट हम टॉपिक शेयर करेंगे, ऑडिट अलग अलग नहीं, टाइम नहीं है इतना। ऑडिट नहीं चलेगा अलग अलग, ऑडिट साथ चलेगा। बट आपको वो कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतरीन लगेगा क्योंकि वो बन चुका है पिछली 5-6 अटेम्प्ट्स में। अगर सेक्शन 3 में एडमिशन लेंगे तो क्लास क्लैश तो नहीं करेगी ना मेरी जान? देखो अभी अभी अलग ही चलाएंगे हम, हमारी कोशिश यही है कि हम क्लैश नहीं करेंगे टॉपिक्स का, ताकि आप जो बच्चे दोनों से क्लास लेके जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं वो खत्म हो जाए, सही है? हम डेट सिक्योरिटीज को, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हो? वो वैसे क्या हो सकता है ऐसा, बट ये कि वो फाइनल तुम्हारी बेसिक अकाउंटिंग है, दैट्स इट, सही है? कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग बिल्कुल है, बट नॉट एट योर लेवल।
मेरी क्लासेस शाम में ही होंगी बिल्कुल। सर एक बात बताएं, पैसे तो उतने मिलेंगे मगर जो हमने पैसे दिए थे ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए वो मतलब अमोटाइज होंगे, मगर कंफ्यूजन ये है कि पैसे माइनस क्यों नहीं किए जैसे इक्विटी में करते थे। भाई एक बात बताओ, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, इक्विटी सिक्योरिटीज में भी हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज ही किया था। चलो अब इस पर बहस कर लेते हैं, सुनो। इक्विटी सिक्योरिटीज के अंदर मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज किया था, बट कसम खा के कहता हूं सिर्फ अमोटाइज नहीं किया था। नहीं बात समझे आप लोग? समझे? मैंने इक्विटी सिक्योरिटीज के अंदर, या प्लीज फोकस होकर सुनना है, ये अच्छी बात है तुम पूछ रहे हो मुझसे। इक्विटी सिक्योरिटीज के अंदर मैं कसम खा के कह रहा हूं मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज किया था, यस और नो? पर उसको अमोटाइज, रीजन दूं कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पे कोई अमोटाइज कॉस्ट का मॉडल ही नहीं है। वहां पे कोई अमोटाइज कॉस्ट का मॉडल ही नहीं है, तो वो कैसे अमोटाइज होगी? क्लियर है हम ना? ये फर्क है उसमें बस, हर चीज में हर जगह नहीं आएगी ना। बिल्कुल ऐसा ही मुस्तफा, बिल्कुल सही कह रहा हो, वहां पे फिक्स रिटर्न भी नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट। ये मजेदार चीज है ना डेट सिक्योरिटीज, क्या शेयर्स में खेलते थे तुम लोग। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दें तो फिर आपके लिए जो मॉडल बनाया गया है वो पीएनएल है, वहां मत जाना आप जाके। तो अभी अकाउंटिंग सीखेंगे ना सबकी, पर मेरे ख्याल से तुम लोग अमोटाइज कॉस्ट का मतलब समझ गए, अमोटाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग सीख गए। बस अभी ये फिलहाल ये, जैसे तेरे को मस्ती है ना एक्सपेंस आउट करने के, तेरे लिए वो चलेंगी है, तुझे वहां बिठा देंगे। सही है यार, वैसे मेहनत की है इसने यार, मोदी वाला ने मजाक सेट के। आई स्टिल रिमेंबर ये बोलता था सब लोग को डेबिट क्रेडिट नहीं आता। राज माशाल्लाह FAI 2 में इंशाल्लाह क्वालिफाई भी होगा इंशाल्लाह। सब सब हाँ, तुम भी ऐसे रोने का नहीं है सब। मतलब उसका वो बता रहा हूँ, उसको डेबिट क्रेडिट का इशू होता था, पहली क्लास में जलील हुआ था ये। हाँ ये डी अकाउंट में एसेट को क्रेडिट साइड पे लिखता था, बोलता सर अगर मैं यहाँ लिखूं तो मैंने कहा देखो उल्टा बिठा दूं तो कैसा लगेगा। अच्छा जी जानी, कॉपी हो गया ये पक्का? अब इससे नीचे है ही नहीं ना कुछ, क्या देखना चाह रहा है? यूं? अच्छा इसकी मुंडी आ रही है यूं। अच्छा भाई ये एक और बात, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहती है, ये तो बात समझ आ गई ना कि अमोर्टाइजेशन स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगी। रीजन क्या है इसका? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा ये जो मैं बकवास कर रहा हूँ ना, ये इसलिए क्योंकि एमसीक्यूज में अभी फिर जो एक बम आएगा ना वो ये भी होगा कि तुम्हें सोच के लिखना होगा उसमें, ताकि वो सारी तैयारी जो बुक के लेवल की है वो साथ साथ होती रहेगी। सही है जी? चलिए जी इसको आगे ले। ये कह रहे हैं भाई, हुज़ैफा कह रहे हैं कि सर सर आपकी और सर ARM की जलालत में ही हम सीख चुके हैं, अब मजा नहीं आता तो जलील नहीं हो। ओके नहीं, वेरी गुड यार, ये तो है उस्ताद की जो डांट होती है ना, वो डांट नहीं थी जो तेरे को मजा आया था। इधर। अच्छा जी, तू भी चलती हुई कश्ती में चल रही। चलिए जी भाई अब अगला क्वेश्चन। अच्छा इसमें एक चीज बतानी है मैंने, फिर आप भले इसको सॉल्व कीजिएगा। इधर जानी प्लीज, फोकस के साथ, फोकस के साथ इधर देखना। अच्छा जानिए प्लीज इधर फोकस। हाँ अब देखो इसमें क्या क्या करना आपने, मैं खाली हिंट दे रहा हूँ। सही है जी, पूरा प्रॉपर सॉल्व करके पहले इधर देखो सब, जल्दी समझो इस बात को। 15,000 डिबेंचर खरीदे January 1, 2018 पे, 50 रुपए की इसकी क्या है फेस वैल्यू है, पर मैंने इसको 50 पे नहीं खरीदा,
55 पे खरीदा, 5 रुपए का क्या दिया है प्रीमियम। अब मैं आपको ये नॉर्म बता रहा हूँ यार, खुदा के वास्ते इसको क्लियरली सुनना है आपने, क्योंकि इस वाले सवाल को करवा दूं ना, मैं कसम खुदा की तुम्हें पास पेपर भी करवा सकता हूँ, बस जिस लेवल पे आया पास पेपर से ऊपर नहीं आया। अब तुम मेरे सवालों की नौयत देखो, वो लाइन से लाशों की तरह बिछे में, इतनी प्रैक्टिस है उसके अंदर, क्योंकि वो 500 सवाल ऐसे ही नहीं बनते, उसकी डिटेलिंग में बहुत ज्यादा। प्लीज सुनना, ये इसके बाद पास पेपर हो सकता है, बस ये बता रहा हूँ। ड्रेस कॉस वाला, पता चले पीएनए को खुल के बैठ जाओ, बोलो नहीं हो रहा, ये वाला इधर। अच्छा भाई, मैं कह ये रहा हूं कि आपने सामने वाले को फेस वैल्यू के पैसे तो दिए होंगे, 50 इंटू 15,000 कितना आता है भाई? 750। प्लीज एक बात सुनना, सामने वाली कंपनी, बहुत सुकून से एक चीज सिखा रहा हूं, जैसे शुएब की कंपनी है, शुएब कह रहा है कि भाई हम एक ऐसी कंपनी है जिसने पास में कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया। अच्छा, ये क्यों कह रहा हूं? ये सारे वो अल्फाज हैं जो हो सकता है एग्जामिनर पूछेगा कि क्यों कोई कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है। वैसे एमसीक्यू जब तुम बोलोगे तो आउट ऑफ द सिलेबस है, नहीं भाई तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा भाई, शुएब भाई कह रहे हैं कि भाई मैं आपसे चार्ज करूंगा फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं, फेस वैल्यू से ज्यादा। तो मैंने बोला सीधा बोलना प्रीमियम चार्ज करेगा, उसने बोला हाँ सर मैं क्या चार्ज करूंगा? प्रीमियम चार्ज करूंगा। बहुत सुकून से समझना, मैंने बोला भाई अच्छा एक बात तो बता आपस की, प्रीमियम क्यों चार्ज कर रहे हो? बोला भाई प्रीमियम मैं इसलिए चार्ज कर रहा हूं क्योंकि मैं एक ऐसी कंपनी हूं, मैं कभी डिफॉल्ट लिस्ट में नहीं आया। डिफॉल्ट लिस्ट का मतलब ये कि ना मैंने कभी किसी के पैसे खाए और मैंने रिटर्न हमेशा टाइम पे दिया है, मैं कभी भी डिफॉल्ट सेक्शन में नहीं आया। अच्छा, जब मैं डिफॉल्ट सेक्शन में ही नहीं आया तो मेरा हक बनता है कि मैं लोगों से जो पैसे ले रहा हूं उस पर क्या चार्ज करूं? प्रीमियम चार्ज करूं। मैंने कहा अच्छा भाई शुएब भाई, आपने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 75,000। कुल मिला के कितना? 8-25। अच्छा, अब मैं शुएब भाई को ये कह रहा हूं, बहुत समझना इसको। अच्छा, हम क्या कहेंगे? फेयर वैल्यू कहेंगे, बिल्कुल सही। इधर देखिएगा, अब मैं शुएब भाई को कह रहा हूं, शुएब भाई बात तो सुनो, आप जब मुझसे ये 825 ले रहे हैं, वापस भी तो 825 करेंगे। शुएब कह रहे हैं निकलो यहाँ से, बुद्धि बात मारो, चल यहाँ से निकल। वो आगे क्या कह रहा है? रिडीमेबल एट, यहां से एक चीज सिखाऊंगा तुम्हें पिक करनी है, क्योंकि रिटर्न नहीं लगा रहे हैं। सुनो, मैं इसको कह रहा हूँ भाई मुझे एक बात बता, आज तू पैसे ले तो रहा है मुझसे, उसको वापस नहीं देगा? भाई बोलेगा चलते बनो दूसरी कंपनी। अच्छा, मुझे डर भी लगा हुआ कि किसी और कंपनी में दूं तो ऐसा ना हो कि पैसे डूब जाएं। पैसे डूबने का मतलब फेयर वैल्यू का डिक्लाइन नहीं, जो पैसे दिए वही वापस नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि टेक्निकली ये डेट ही उधार है, बैड डेट भी तो हो सकता है ना, पर इसकी अकाउंटिंग IFRS 9 में हो रही है। आगे सुनिएगा, अब मैं इसकी बात समझ रहा हूं, ये जो बोल रहा है ना मुझे कि भाई आज मैं आपसे पैसे ज्यादा ले रहा हूं, मैं वापस करूंगा 750। अब मेरा दिमाग चलने लग गया, मैंने बोला यार देखो मुझे एक बात समझ आ रही है, तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे पैसे ले रहे हो ज्यादा, वापस करोगे साथ साथ, पैसे ले रहे हो वापस करोगे, जब वापस करोगे कम तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक एडिशनल कॉस्ट आज ही बियर कर ली, वो क्या है? प्रीमियम। अच्छा, अगर तुम्हारा दिमाग चलता है ना, लॉजिकली साउंड होगा तुम अगर, तो तुम्हें एक बात समझ आएगी कि ये एक ऐसी एडिशनल कॉस्ट आ गई है जो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अलावा है। नहीं है ना बात, समझिए आ गई? ये एक ऐसी एडिशनल कॉस्ट है जो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट के। मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, अगर एग्जामिनर ने ऐसा पप्पू सवाल बनाया कि सिनेरियोस दे दिए, बोले बताओ इसका IRR पे क्या इंपैक्ट होगा, तुम में से मुझे कोई बता सकता है? इन्वेस्टर के लिए इसकी वजह से IRR कम हो जाएगा? तुम्हें कैसे पता? तुम क्या कंप्यूटर है जो तुम्हें पता है भाई? पर हम कंप्यूटर नहीं है, हमें लॉजिक पता है। जितने ज्यादा पैसे मेरी जेब से जाएंगे उतना मेरा रिटर्न, तो जितना मेरा रिटर्न कम होगा उतनी मेरी परसेंटेज भी, तो मेरा IRR भी, एक्चुअल रिटर्न भी, इनकम भी, तो इनकम उसी रेट से बुक करूंगा। बात क्लियर है? आगे सुनो। अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि यार फिर वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट मांग रहा है। भाई आप शुएब भाई कह रहे हैं भाई इस पे रोना धोना क्यों है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरी नहीं है, किसकी है? ब्रोकर की है। बैंक को तो जाके वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। हमने कहा सही है भाई, ये भी ले लो तुम। 875,000। अच्छा जी, पहली एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। कितनी चीजें एडिशनल कैपिटलाइज हुई हैं? एक प्रीमियम, अब दो चीजें अमोर्टाइज होंगी स्ट्रेट लाइन पे,
किसके जरिए? वेरी गुड यार, IRR के जरिए। अब बात सुनिएगा, IRR के जरिए दो चीजें। अच्छा निशा कह रही है इससे में फायदा क्या हुआ, आए सिखाता हूँ फायदा। इसी दिन के लिए तो मैं पैदा हुआ था। तो देखो हमने कहा इधर, हमने कहा भाई नॉर्मल इनकम। अच्छा मैं शेब को देख रहा हूँ नजरों से ऐसी कि यार ये पैसे तो इसे मुनासिब कर लेगा। मैंने बोला शुएब भाई एक बात है, आपस की, हाँ आपस की बात है, सुनना, अभी लिंक करूंगा ऊपर से। ये शुएब भाई को मैं कह रहा हूँ, शुएब भाई आप जो मुझे रिटर्न देंगे वो 825 पे देंगे। इसने बोला हाँ सर याद आ रहा है, शेयर्स में भी किस पे मिलता है? पार वैल्यू पे। यहाँ भी कितने में मिलेगा? तो मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई तुमने पे पैसे लिए क्यों ज्यादा बोल रहा? भाई वो मेरे नाम के पैसे हैं, मैं आपको जो रिटर्न दूंगा वो कौन सी वैल्यू पे दूंगा? अच्छा मैंने बोला आप, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं मार्केट में आ चुका हूँ। फेयर वैल्यू के हिसाब से तुम पैसे लोगे, रिटर्न तुम किसके हिसाब से दोगे? फेस वैल्यू के हिसाब से। मैंने कहा चलिए भाई 750 इंटू कूपन कितना है? 20% फॉर 3 ईयर्स कितना कितना 450, यानी 4,50,000 रुपए अगर मैं 3 सालों में इससे लेके जाऊं तो मेरा रिटर्न परसेंटेज में होना चाहिए 20%। पर एक एक करके बताएं, क्या आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की है? तो ये आपका एक एक्सपेंस है। क्या आपने प्रीमियम भी पे किया है? कितने का? 325। निशा अब आप शायद ये बात समझ गई होंगी कि अभी भी मैं मुनाफे में ही हूं, पर मेरा मुनाफा 450 है या 325 है? तो क्या फायदा नहीं है? फायदा है, बट कुछ कॉस्ट को इनकर करने के बाद। पहले बताओ निशा, बात समझ आ गई? यानी ये तो कोई नहीं है ना कि नुकसान में जा रहे हैं, कि हम बेवकूफ नुकसान वाली इन्वेस्टमेंट करूंगा, नहीं। पहले ये चीजें देखी जाती है कि कितना रिटर्न आ रहा है, फिर उसको किसमें परखा जाता है? परसेंटेज में। क्लियर है? आगे देखिएगा। अच्छा तो क्या मैं कह सकता हूं 450 अगर अपनी जेब में लेके जाऊं तो रिटर्न कितना होना चाहिए? और अभी एक बात बता दें, 325 लेके जा रहा हूं तो क्या मेरा अभी भी असल रिटर्न 20% होगा या उससे कम होगा? तो क्या वो सवाल में दिया हुआ है? अच्छा आप देखिए 20% से लेके कितने पे आ गया वो, क्योंकि इसमें एडिशनल कॉस्ट कितनी है? 2 है। तो हमने कहा कि भाई ये आ गया 12.9476%। भाई बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब आप प्लीज की अकाउंटिंग करके बता दें आगे से जल्दी से। अच्छा कैश जो आपको मिलेगा वो फेस वैल्यू के हिसाब से मिलेगा, सही है? क्वेश्चन दिखा दूं? ओके जी। आगे बताऊंगा ना उजैफा। अच्छा सब पहले ये बता दो कैश कितना लेके आ रहे हो शेड्यूल में? 150 ना? फेस वैल्यू का बिल्कुल बिल्कुल सही, 150 फेस वैल्यू का 20%। राउंड ऑफ कर सकते हो हम ना, इतने पॉइंट्स तो नहीं आ रहे होंगे इसमें। अच्छा ये रेट को राउंड ऑफ नहीं करना अल्लाह के वास्ते, ये तभी मैंने 4 ही रखे हैं यहाँ पे। 12% के हिसाब से करोगे कभी जिंदगी में मैच नहीं करेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा फेयर वैल्यू पे लगेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। जितने का सौदा होगा होगा उस पर चार्ज करेगा हमेशा। हो गया?
अगर तुम लोगों ने ये सवाल सही किया तो आखिर में बचना चाहिए 750। वेरी गुड। हाँ भाई, करवा दूं सवाल? वेरी गुड भाविका, वेरी गुड हमजा। बेहतरीन। अच्छा भाई, ओपनिंग कितनी रखी तुम लोगों ने? 875,000, जिसके अंदर सब कैपिटलाइज हुआ हुआ है। अब इसके अंदर अगर अमोर्टाइजेशन चार्ज होनी है तो वो एक ही रेट के जरिए होनी है, दैट इज कॉल्ड, जिसके अंदर सब ऑलरेडी नेट हुआ हुआ है, तो इनकम भी खुद ब खुद कम रिकॉर्ड होगी, नेट ऑफ कॉस्ट होगी वो। ओके जी, पहली इनकम तुमने कितनी बुक की? 113292 आ गया। अच्छा, जब मैं पैसे लेके आने की बात करूं तो वो 150 है, ऐसा ही है। ये भाई आ गया 150। क्लोजिंग कितना आ गया? 838 292 आ गया। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं पहले साल की बैलेंस शीट बनाऊं तो पहले साल की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इतने पे आ रही होगी? अच्छा, ये कौन से मॉडल पे? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। और अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब मुझे बखूबी पता है कि कॉस्ट में से कुछ अमोर्टाइज हो गया, जो बच गया उसको मैं क्या कहता हूँ? अमोर्टाइज कॉस्ट। चलिए जी, इसके बाद फिर हम ओपनिंग पे आ गए 838292। इस पे इंटरेस्ट कितना? 13538। तो ये 150 आ गए भाई हमारे पास। 796831 पे इंटरेस्ट इनकम 103। क्लोजिंग आ गया मेरे पास। अच्छा, मैं दूसरे साल की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट में ये आएगा। तीसरे साल टेक्निकली आना नहीं चाहिए क्योंकि पैसे वापस मिल जाएंगे मुझे, तो उसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। अच्छा भाई, फिर हमने किया ये कि हमने कहा भाई अगर ईयर 1 की एंट्री बनाऊं 2018 की, तो 150 का कैश आएगा, 113292 आ गया, और इन्वेस्टमेंट की अमोर्टाइजेशन 36708। ओके जी, ये हो गया पहला साल। हमने कहा 2019 में आप जब कैश लेके आए, ये आ गया 108538। आपने कहा भाई इंटरेस्ट इनकम आ गई आपके पास 108538, और इन्वेस्टमेंट आ गई, सॉरी 150। मैं देख रहा था तुम लोग जाग रहे हो नहीं जाग रहे। इधर इन्वेस्टमेंट कितनी? 4146, और
20 में आ गया कैश अगेन डेबिट 150 से, इंटरेस्ट इनकम आ गई 103, 169 और इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी 46831। यही है भाई, क्लियर है। आखिरी एंट्री बना लेंगे सर, आपके पास कैश आ गया 750 और इन्वेस्टमेंट हो गई आपने अपनी सिंपल जितनी भी डेट था आपको वापस मिल गया, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 0, क्योंकि सारा टाइम खत्म हो चुका है। यहां तक कोई मसला भाई? चलिए जी एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं जरा यहाँ पे रिडीमेबल एट पार, ये भी सेम है। अच्छा भाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11 और 12, बल्कि नहीं होमवर्क क्यों है, मैं तुम्हें उसमें क्विज में डाल के दे दूंगा। 11 12 हो गया जी आपके पास, रिडीमेबल एट पार ये भी, प्रीमियम ऑफ 3 रिडीमेबल एट पार, ये सारे तुम्हारे होमवर्क में चले जाएंगे। मतलब वही ये क्विज में लाइन से आ रहे होंगे ना, और उसके आंसर भी उसी में ही होंगे, तो आपको पूरी ये कैलकुलेशन तो करनी होगी ना, सिंपल सी कहानी है। अच्छा जी ये आ गया भाई हमारे पास एक, नहीं जनरल एंट्री नहीं होगी ये तो। अच्छा यानी कि आप ये बात समझ पा रहे हैं यहाँ से कि 10वें क्वेश्चन के बाद अगर मैं सीधे 17वें पे आया हूँ तो बीच में 6 क्वेश्चंस क्या होंगे आपके, वो अभी क्विज में भी आ जाएंगे। इसका पीडीएफ में दे देता हूँ जी जानिए। एक सवाल है सब सुनिएगा प्लीज। प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों अमोर्टाइज हो रहे हैं। अच्छा मालूम करने की नीड है वैसे, कर सकते हैं ना फिर। चलो एक सवाल आया बच्चे का कि सर इसमें से कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट अमोर्टाइज हो रहा है, कितनी प्रीमियम अमोर्टाइज हो रही है, वो मालूम कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आपको 3 शेड्यूल बनाने होंगे। कितने शेड्यूल? 3। पहले आप बनाना सिर्फ 750 का शेड्यूल, फिर आप बनाना 75,000 का शेड्यूल, फिर आप बनाना 50,000 का शेड्यूल, और फिर 3 एंट्रीज बनाना एक ही सवाल में, और फिर हम पेपर में से यही करेंगे। सही है, बन सकता है बिल्कुल ऐसा शेड्यूल। क्या बनाओ? अलग अलग बनाओ। तुम मुझे वैसे ही सीखना है तो मुझे बताना, तो मैं एक्सेल पे तीनों करके दे दूंगा, पर उसकी कोई नीड नहीं है। सही है, बात क्लियर है ना? नीड नहीं है। वैसे देखो लॉजिकल सी बात है ना, सबको मिला के अकाउंटिंग करूं अलग अलग करूं तो आंसर भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। फिर हमें एंट्री अलग अलग बना के उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड लेस करना पड़ेगा, तो ये बिला वजह की लंबी है ना। सही है, चलें जी। सर ये रहा एक सवाल, बहुत सुकून से एक आइडिया दे रहा हूं ताकि गलती एग्जाम में ना हो, खुदा के वास्ते तो देखो प्लीज। वो कह ये रहा है कि हमने फेस वैल्यू पे परचेज किया, शुरू में क्या दिया था, प्रीमियम। यार बहुत अहम बात बता रहा हूं, इसमें बिल्कुल मिस नहीं करना इस मेरी बात को। सर ऐसा नहीं हो सकता आपकी सब क्लासेस सुबह हो या शाम में, तो बेटा मेरी सारी क्लासेस शाम में तो हो रही हैं। आई थिंक FAR2 शाम में ही हो रही है ना। अगर सब क्लासेस की बात करो तो FAR1 ग्रुप अलग है ना, उन चुरंगियों को बाद में पहले बुलाते हैं, तुम्हें बाद में बुलाते हैं। सही है। अच्छा प्लीज फोकस से इधर देखो, एक चीज बता रहा हूँ खुदा की कसम, तुम्हें प्लीज फोकस से देखना ताकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इधर देखो, अब मैंने ये कहा समझाने के लिए कह रहा हूं, जो प्रीमियम मैं पे करूंगा वो मेरे लिए क्या है, इसकी वजह से IRR। अच्छा अब बात सुनिएगा, अगर सामने वाला बंदा और फैल जाए और वो ये कहे कि सर आज आप मुझे पैसे ज्यादा दे और मैं आपको जो पैसे वापस करूंगा वो कम करूंगा, मैंने बोला भाई ये कैसी इन्वेस्टमेंट होगी, पैसे दे भी ज्यादा रहा हूं
आखिर में मिलेंगे भी, फिर बोल रहे सर देखिए आप ओवरऑल गेन में ही रहेंगे, पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आप दे रहे हैं ना, उसको जब आप रिडम्पशन पे लेने आएंगे मुझसे, उसमें से मैं इतना % डिस्काउंट कर दूंगा उसको। इतना % डिस्काउंट का मतलब है कि ये मेरा और नुकसान होने जा रहा है। नहीं है ये बात समझ? सुने वापस बिल्कुल तामुल, तभी तो कह रहा हूँ सुनना है समझना है। ये गेम IFRS 9 की है, मुश्किल लगता है भाई, एक बार आ गया तो यार सिंपल अकाउंटिंग है ना, तुम्हें पता भी होगा आंसर क्या आना है, तो पूरे पूरे नंबर आएंगे इसके, सुकून से समझना इस बात को। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आज मैंने पैसे दिए और फेस वैल्यू से ज्यादा दिए, तो उस फेस वैल्यू से जो ज्यादा दे रहा हूं वो क्या है? क्या वो मेरा नुकसान है? हाँ या नहीं? सर अगर वो बच्चों मेरा नुकसान है, तो क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर वो मेरा नुकसान है तो वो नुकसान उसी दिन बुक नहीं हुआ, वो IRR के जरिए बुक हुआ है, कैपिटलाइज हो गया था। अब एक और बात समझें, जब पैसे आपको वापस मिलेंगे, सही है जी, तो वो कह रहा है कि आज आप अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो मैं आपको 3% डिस्काउंट के बाद वापस करूंगा। तो 3% का डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू होता है। 3% का डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू, देखो एक चीज याद रखना, प्रीमियम जो लगता है वो भी फेस वैल्यू पे लगता है, डिस्काउंट होता है वो भी। ये क्यों बता रहे हैं सर आप इतना डिटेल में? क्योंकि पेपर में गलती यही होती है कि सर मैं तो सही करके आया था, नंबर कट गया। भाई नहीं किया ना तुमने सही, समझो तो सही पहले कॉन्सेप्ट को। चले व्हाटसोएवर द केस इज, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने आज 5 रुपए का प्रीमियम पे किया तो ये मेरी एडिशनल कॉस्ट है। आगे सुनो, तो मैंने अगर अज्यूम किया मेरी फेस वैल्यू 100 थी, तो मेरी जेब से कितने गए होंगे पर बॉन्ड या डिबेंचर? व्हाटसोएवर द केसेस यही है। अच्छा भाई, फिर मैं कह रहा हूं जब रिडेम्पशन का दिन आएगा, जब रिडेम्पशन का दिन आएगा, तो रिडेम्पशन की डेट के ऊपर मुझे वो कह रहा है तो मैं 100 वापस नहीं करूंगा। यहां पे हमने उसको क्या दिया? 3 का क्या दिया उसको? 3 के डिस्काउंट को प्लीज समझिएगा, 3 के डिस्काउंट को क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा और नुकसान है या एडिशनल? आप साथ साथ बताओ, अब एडिशनल कॉस्ट कितनी हो गई? एक, जो मैंने प्रीमियम पे किया, दूसरा, तीसरा, जो मैंने डिस्काउंट दिया मुझे मिला वापस से। मैंने कहा कितनी एडिशनल कॉस्ट हो गई? 3। पहला प्रीमियम जो मैंने पे किया है, दूसरा, तीसरा जो मैंने दिया है। अच्छा, अब बच्चे जो गलती करते हैं वो बता देता हूं। ये जो यहाँ पे सवाल में लिख के दे रहा है ना, एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%, आप ये मानते हो कि एडिशनल कॉस्ट जो थी आपकी, जो प्रीमियम आपने डे 1 पे कैपिटलाइज किया था, वो अमोर्टाइज आप कर रहे थे या खुद हो रहा था? खुद हो रहा था, किसके जरिए? वेरी गुड। फिर एक और चीज, फिर मैंने आपको ये कहा जो आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की थी, वो आप खुद, अब आप अमोर्टाइज कर रहे थे या खुद IRR के जरिए हो रहा था? IRR के अंदर वो चीज शामिल थी। अब एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा ये आप सवाल कर सकते हैं। अभी जो डिस्काउंट है जो मैंने उसको दिया है, ये डिस्काउंट कितने % का है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये डिस्काउंट भी मेरा नुकसान है? इस डिस्काउंट को प्लीज सुकून से बताना, इस डिस्काउंट को मैं डे 1 पे रिकॉर्ड करूं, आखिर में रिकॉर्ड करूं, या ओवर द पीरियड? कितने लोग कह रहे हैं आखिर में? कोई मसला नहीं, सीख रहे हैं हम। कितने लोग कह रहे हैं आखिर में? वेरी गुड, ये बात हुई ना, ओवर द पीरियड होगा क्योंकि एडिशनल कॉस्ट है और अमोर्टाइज कॉस्ट है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर प्लीज सुनिएगा, अगर मैं अज्यूम करूं एक ही बॉन्ड की प्राइस को लेके चलूं, आपने डे 1 पे फेस वैल्यू अज्यूम करें 100 रखी, प्रीमियम आपने रखा 5 का, फेयर वैल्यू कितनी आ गई? 105। बहुत सुकून से समझिएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेट से आपने 2 रुपए, ये कितना हो गया? 107।
बहुत सुकून से समझिएगा इसको, क्योंकि अब आपने ही अप्लाई करना है इसको। अब मैं कह सकता हूं कि मेरे IRR के अंदर ये भी होगा, नहीं है बात समझ, मेरे IRR के अंदर ये भी होगा, प्लस, बहुत सुकून से समझना, प्लस इसका 3 रुपए का डिस्काउंट भी होगा। यानी अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब जब आप इनकम बुक कर रहे होगे उसके अंदर 3 एक्सपेंसेस होंगे, पहला प्रीमियम का, दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, तीसरा डिस्काउंट का। तो सर आपको सिखाना क्या चाह रहा था, मैं सिखाना ये चाह रहा था कि जो आपने डिस्काउंट दिया है जो कि आखिर में होगा, उसकी अकाउंटिंग IRR के जरिए खुद हो जाएगी। भाई बच्चे बोलते हैं ना 3 रुपए कहां गए, जब आप अकाउंटिंग करेंगे ना तो आपका रेट होगा कम, जब रेट होगा कम तो अमोर्टाइजेशन होगी ज्यादा। बिल्कुल सुकून से लॉजिक वाली बात करते हैं, यहाँ पे कोई रटाफिकेशन नहीं चलेगी। तो सुनो मैं कह रहा हूं, चलो इसकी और एग्जांपल, अगर 2 एडिशनल कॉस्ट होंगी तो IRR होगा, 3 एडिशनल कॉस्ट होंगी तो IRR और कम हो जाएगा। साथ साथ बोलना है भाई, वापस से सुने, क्या मैं कह सकता हूं 2 ट्रांजैक्शन कॉस्ट होंगी तो IRR, और 3 ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी तो IRR और कम हो जाएगा। मेरा समझाने का मकसद ये है कि जो अगर सवाल में लिख के देना वो कि रिडीमेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%, पर ये रिडीम कब होगा, 3 साल के बाद। मैं कह रहा हूं ये जो रिडेम्पशन की तुम बात कर रहे हो ना, इसको तुम्हें अकाउंट फॉर नहीं करना, ये IRR के अंदर ऑलरेडी अकाउंट फॉर हुआ होगा। तुम जब अभी इनकम बुक करोगे तो उसके अंदर ये 3 रुपए का एक्सपेंस ऑलरेडी होगा। अब तुम्हारे पास, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हारे पास जो आखिर में पैसे बचेंगे शेड्यूल में, वो 100 बचेंगे, 105 बचेंगे, 97 इस तरीके से बचेंगे कि वो 3 रुपए भी IRR के जरिए अमोर्टाइज हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी समझाने की बात ये थी कि रिडेम्पशन पे अगर कोई डिस्काउंट होगा तो उसकी अकाउंटिंग तुम्हें अलग से नहीं करनी, वो IRR के अंदर ऑलरेडी शामिल होगा, क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब एक सवाल लेते हैं, फिर सवाल पे चलते हैं बहुत सुकून से, 1 मिनट। यानी कि सर IRR जो दिया हुआ होगा वो इन 3 एडिशनल कॉस्ट को नेट करके आया होगा। पहले बताओ क्या जुहैर सही कह रहे हैं? जो IRR मुझे अब गिवन होगा वो 3 एडिशनल कॉस्ट का होगा या 2 का? 3 का। वेरी गुड, आगे सुनो वो क्या कहते हैं, अमोर्टाइज। अच्छा फिर वो कह रहे हैं कि तीनों कॉस्ट अमोर्टाइज हो जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या वो सही कह रहे हैं? अच्छा अब क्या मैं कह सकता हूं, आइडियली मैं यहाँ पे हाइलाइटर पिक कर लूं, यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूं, बहुत सुकून से बताना यार ताकि तुम्हें समझ आई ये बात। आइडियली सिर्फ ये और ये अमोर्टाइज होते थे, आइडियली सिर्फ ये और ये अमोर्टाइज होते थे, किसके जरिए? क्या मैं कह सकता हूं कि इस 100 में से भी कुछ अमोर्टाइज होगा क्या? तो बचेगा कितना? तो मैं यही कह रहा हूं कि क्या इस 3 की अलग से अकाउंटिंग करोगे या IRR में शामिल होगा? और वो खुद जब तुम इनकम कम रिकॉर्ड कर रहे होगे तो ये 3 भी एडिशनली अमोर्टाइज होते 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 आखिर में कितना बच जाएगा? 97। पहले बताओ ये बात क्लियर हो गई? जी तुम पूछ रहे थे कुछ, क्या क्या कह रहे हो? यही तो बात गलत समझे तुम, ये कह रहे हैं कि शेयर डिस्काउंट की परसेंटेज तो रिडेम्पशन डेट पे नहीं, ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में डे 1 पे लिखा हुआ होगा। ये डे 1 पे लिखा, क्योंकि देखो ये शेयर नहीं है, कौन सी सिक्योरिटी है? डेट सिक्योरिटी है। डेट सिक्योरिटी में डे 1 पे सब तय हुआ होता है। चलो एक और चीज बताओ, इधर तुम मुझे बताओगे, इधर सुनो आखिरी चीज, फिर ये मतलब समझ लो गेम खत्म, ये इन्वेस्टर का एक मॉडल सुनो। क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी तो लिख सकता था रिडेम्पशन एट प्रीमियम, हो सकता है? अच्छा रिडेम्पशन एट प्रीमियम का मतलब क्या, जल्दी बताओ? कि आपको 100 नहीं मिलेंगे उससे, और वो कितने ज्यादा मिलेंगे ये आपको पता होगा। अच्छा अगर मान के समझता है डिस्काउंट एट पार क्यों फेयर वैल्यू पे, बेटा डिस्काउंट या प्रीमियम किससे कंपेयर किया जाता है? फेस वैल्यू पे ना, जितने आप पैसे दे रहे हैं उसको, सही है इल्मा? अच्छा बात आगे सुनिएगा, रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे होगी, प्लीज मुझे ये बता दो, प्लीज मुझे ये बता दो, अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगी, पहले तो ये बताओ क्या ये आपका फायदा है नुकसान है? फायदा है, फायदा है, फायदा है। सुनो कैसे फायदा है, आप आज पैसे दे रहे हैं, आपको आखिर में मिलेंगे, तो ये फायदा हुआ ना।
तो हो सकता है प्रीमियम मेरे को 6 रुपए का मिला आखिर में, तो मैंने ये तो नहीं कहा था। चले सुने, इधर सुने, कोई मसला नहीं, इधर सुनो भाई। क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सही जा रहा हूँ। पहली चीज, अगर आखिर में मुझे प्रीमियम मिलेगा यानी रिडम्पशन एट प्रीमियम, खुदा के वास्ते मुझे ये बता दो कि रिडम्पशन एट प्रीमियम इन्वेस्टर का फायदा नुकसान है, क्योंकि आखिर में पैसे मिलेंगे। अब मैं तुमसे यही बात पूछ रहा हूं, जो आखिर में तुम्हें पैसे ज्यादा मिलेंगे तो टेक्निकली 100 नहीं मिलेंगे, 106, 107, 109 ऐसे मिलेंगे, ऐसा ही है। पर मैं पूछ रहा हूँ क्या ये तुम्हारी एडिशनल इनकम है या एडिशनल कॉस्ट है? पक्का एग्रीमेंट का पार्ट है ना। चलो अब वापस से समझा दो, क्या ये एडिशनल इनकम डे 1 पे रिकॉर्ड होगी? आखिर में ओवर द पीरियड। अब इसकी वजह से खुदा के वास्ते बताओ तुम्हारा आईआरआर ज्यादा होगा या कम? कैसे? इनकम है तो तुम्हारी इनकम जो बुक होनी चाहिए वो, अच्छा जब इनकम ज्यादा बुक होनी चाहिए तो वो अमोर्टाइजेशन रिड्यूस हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी? हाँ इंक्रीज हो रही होगी। मतलब इनकम जो है, समझने की बात है ना, इनकम ज्यादा रिकॉर्ड हो रही होगी, तुम्हारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पर प्रीमियम को भी साइड में रखते हैं, सिर्फ इस चीज को सामने रख के खाली इसको सॉल्व करके बता दो बस, जल्दी से, अभी अभी जल्दी प्लीज, 2 मिनट में हो जाएगा तुमसे। आयशा अभी उस पर आते हैं ना, प्रीमियम वाली बात पे, प्रीमियम वाली बात पे आते हैं, उसको साइड में रखते हैं। अभी अभी हम सिर्फ डिस्काउंट को मद्देनजर रखते हैं, सही है आयशा? अच्छा अपने पास ये भी लिख लेना कि डे 1 पे सिर्फ वो चीजें अकाउंट पर होंगी जो आपने अपनी जेब से दी हैं। लिखो अपने पास, डे 1 के ऊपर सिर्फ वो चीजें अकाउंट पर होंगी जो आपने अपनी जेब से दी हैं, यानी डे 1 पे दिया गया प्रीमियम और डे 1 पे दी गई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बस ये अकाउंट पर होंगे, दैट्स इट। सही है लास्ट वाली? अच्छा निशा अभी आप लास्ट वाली जो प्रीमियम वाली बात है ना वो भूल जाओ, प्रीमियम अभी हमने हटा दिया, हमने कहा कि हम अभी सिर्फ डिस्काउंट वाली बात कर रहे हैं। सही है निशा? अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट वाली बात कर रहे हैं, हम उसी पे ही हैं अभी। प्रीमियम वाली बात इसके बाद सीखेंगे जब वो वक्त आएगा। यही तो सिखा रहा हूं, देखो ये जो डिस्काउंट जो है ना, ये डे 1 पे अकाउंट फॉर नहीं होगा, ये आईआरआर के जरिए अकाउंट फॉर होगा। मैंने अभी क्या लिखवाया है, डे 1 पे से किसकी अकाउंटिंग होगी? वो पैसे जो मेरी जेब से गए, दैट्स इट, उसकी अकाउंटिंग होगी। अब सवाल ये आता है कि जो डिस्काउंट मुझे मिलेगा वो कैसे अकाउंट फॉर होगा? वो आईआरआर के जरिए अकाउंट फॉर होगा। कितने सालों में? 3 सालों में। बिल्कुल ऐसा ही होगा। 3.5% फेयर वैल्यू पे लगेगा ना अपना, है ना? फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे टोटल इंटरेस्ट आ रहा तुम्हारा, अभी देखते हैं। 7 बजे तक है, खत्म हो गया? हाँ अभी बस करते हैं ना, ये सवाल कर लो। ऑडिट तो 7 बजे है ना? सही है ना, कर लेना, 15 मिनट मेरे ही हैं ये, कर ले, नमाज नमाज पढ़ते हैं। ये अप्लाई करना सीख जाना डिस्काउंट वाला केस।
हाँ फेस वैल्यू पे हमेशा। मैच हो गया। हाँ भाई आखिर में पैसे कितने बचे? 126,100,000। अच्छा इसको अगर 13,000 से डिवाइड करो तो 97 आना चाहिए। 13,000 से इसको डिवाइड करो 97 आया। 97 का मतलब है कि आपको पैसे आखिर में मिलेंगे कम। इसको बहुत फोकस होकर देखना अगले 5 मिनट, इसको बहुत फोकस होकर देखना अभी, क्योंकि मैं इसमें प्रूव करूंगा आपको कि जैसे चीजें अकाउंट फॉर हुई हैं। वन 126,100,000। हाँ जी डन हो गया। 126,100,000 आखिर में। जानी जल्दी से मुझे ये बता दो कि फेस वैल्यू कितनी है? यही होगी ना? अच्छा प्रीमियम आ गया आपका 5 के हिसाब से, ये आ गया 136,500,000। आपने इसके अंदर ऐड कर दी 4,777। ये कितना आ गया? 14। अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट की परसेंटेज थी 3 अच्छा यार यहाँ पे मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए एक एनालिसिस बना रहा हूं, प्लीज इधर देखना ताकि हम इसको अकाउंट फॉर करके खत्म करें। इधर प्लीज। सर अगर मैं ये कहूं कि मेरी जो नॉर्मल इनकम है वो ऐसे आएगी कि सामने वाला बंदा मुझे 1.3 मिलियन पे कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है? 12.5%। कितने सालों के लिए? कितना आ गया? 487। अच्छा यार प्लीज खुदा के वास्ते इसको देखना, इधर इधर प्लीज फोकस के साथ। क्या मैं ये कह सकता हूं यार प्लीज इधर एक चीज यहाँ पे बता रहा हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए, सब काम खत्म करके खाली इधर देखो ताकि इसको हम किल करें यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को। इधर देखो क्या मैं कह सकता हूं, ये 65,000 रुपए, बहुत लॉजिकल बात करूंगा, ये समझो इसका की एलिमेंट है। सुकून से देखो इधर सारे बच्चे, बिल्कुल मोती वाला इधर देख, बिल्कुल सुकून से इधर। क्या मैं कह सकता हूं ये 65,000 रुपए मैंने कैपिटलाइज किए थे, मैंने कैपिटलाइज किए थे जो कि अमोर्टाइज होंगे किसके जरिए? तो मैंने कहा ये तो आ गया प्रीमियम पेड 65,000 रुपए का। बहुत सुकून से इधर देखना। फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या ये 4,775 मैंने कैपिटलाइज किया था जो कि अमोर्टाइज होगा किसके जरिए? IRR के जरिए। मैंने कहा सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी बताएं, ये भी एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। 4,775। खुदा के वास्ते एक बात समझो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इधर देखो क्या मैं कह सकता हूं कि जो डिस्काउंट है कितने परसेंट का? अगर मैं बात कहूं पिक हो गया तो गेम खत्म। यहाँ पे मतलब समझो कॉन्सेप्ट आ गया, समझ आ गया। इधर सुनो, क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों चीजें मैंने कैपिटलाइज की थी, इसके अलावा जो 3% का डिस्काउंट है वो कैपिटलाइजेशन इसके अंदर ऑलरेडी है। ये वाली बात नहीं समझ आई, सुने। ये 100 रुपए की वैल्यू है, इसमें से तुम्हें कितने रुपए नहीं मिलेंगे? तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो 3 रुपए तो ऑलरेडी इसके अंदर कैपिटलाइज थे जो कि और एक्सपेंस आउट होने कितने सालों में? ये इसकी कंक्लूजन लाइन थी ताकि तुम्हें समझ आए कि कैसे, मतलब एक हवा में बात होती है ना सर। एक बच्चा सोचा होगा हमने क्यों 3 रुपए की अकाउंटिंग नहीं की,
दिमाग में आता है ना कि भाई मैंने डिस्काउंट की अकाउंटिंग क्यों नहीं की, तो भाई डिस्काउंटिंग अकाउंटिंग यहाँ पे इसलिए नहीं की क्योंकि वो 3 रुपए फेस वैल्यू के अंदर ऑलरेडी शामिल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, अब बिल्कुल बताओ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, क्या ये बात समझ आ रही है कि इस 100 रुपए के अंदर वो 3 रुपए ऑलरेडी, बाकी जो 2 चीजें वो तुमने कैपिटलाइज की हैं, तो ये 2 तो कैपिटलाइज अमाउंट अमोर्टाइज होंगी, साथ साथ वो जो 3 है वो भी क्या होगा, अमोर्टाइज होगा। तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे, प्लीज सुकून से बताओ, आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि वो 3 की अकाउंटिंग क्यों नहीं की, अकाउंटिंग करने की नीड है या ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है, ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है, इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें उसको क्या करना है, एक्सपेंस आउट, किसके जरिए, IRR के जरिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो डिस्काउंट इंक्लूडेड इन, क्या लिखा हूं मैं यहां पे भाई, फेस वैल्यू 3 इंटू नेट कितना आ गया 335,725। जिस बच्चे ने इस सवाल के अंदर इंटरेस्ट का कॉलम बनाया है उसको टोटल करके देखो, यही आ रहा है। पहले बताओ एंड टू एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी मैंने डिस्काउंट के केस में आपको प्रूव की है ये वाली बात कि डिस्काउंट की आपने अलग से अकाउंटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि वो फेस वैल्यू के अंदर ऑलरेडी शामिल था। तुम करते तो कितनी बार हो जाता, 2 बार। बात क्लियर है, शेड्यूल बनाने की नीड है, क्लियर हो गया भाई। ऑनलाइन में जल्दी बताओ, तो सबसे पूछ रहा हूं मैं, जल्दी से भाई, क्लियर हो गया, बेहतरीन है, पक्का। चलिए जी, शेड्यूल में शुक्रिया जी, लव यू। चलिए जी, मिलते हैं ऑडिट की क्लास में जो है, ऑडिट में। अल्लाह हाफिज। इंटरेस्ट के कॉलम का आपका ये मैच कर रहा होगा, यही है। चलिए जी, गुड। हम ना कह रही है कि सर एक बात बताएं, आपके टॉपिक की प्रैक्टिस आपके असिस्टेंट नहीं, यहाँ पे असिस्टेंट वगैरह सब मैं खुद हूँ, मैं खुद कराऊंगा प्रैक्टिस। FAI2 में कोई असिस्टेंट नहीं है प्रैक्टिस के लिए, मैं खुद कराता हूँ सारी, सही है।